अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। इंस्पेक्टर अहमद यार खान की डायरी से एक और रियल लाइफ की सनसनीखेज और तफ्तीशी कहानी जिसका नाम है कौन किसका कातिल। सुनते हैं। एक लड़की उम्र 20-21 साल अपने खामिद के साथ थाने में आई। उसका नाम रिफत था और खामिद का नाम मुर्तज़ा। इनकी शादी 1 साल कबल हुई थी। वो अपने ससुराल में थी। इसे इत्तला मिली कि इसका बाप मर गया है। लड़की ने बताया कि इसका बाप बीमार नहीं था। आज सुबह वो बिस्तर पर मरा हुआ पाया गया। इस आदमी की उम्र 48 साल थी। 1 साल गुजरा। उसने राहत नाम की एक लड़की के साथ शादी की थी जिसकी उम्र 22 साल थी। मुतवफ़ी की बेटी रिफत ने बयान दिया कि इसकी मां 2 साल हुए मर गई है। 1 साल बाद इसके बाप ने राहत से शादी कर ली थी। रिफत का एक भाई जवान था, उम्र 23 साल। इससे छोटी रिफत थी और इससे छोटा एक और भाई जिसकी उम्र 16 साल थी। रिफत को बाप के मरने की इत्तला मिली तो वो भागी हुई पहुंची। इसे इसके भाई आशिक अली और सौतेली मां राहत ने बताया कि इसका बाप हरकत कल्ब बंद होने से मर गया है। वो अच्छा भला था। रिफत के बयान के मुताबिक इससे पहले इसे दिल की कभी कोई तकलीफ नहीं हुई थी। रिफत और उसके खामिद मुर्तज़ा को शक हुआ कि मुतवफ़ी को कत्ल किया गया है। वो मेरे पास आए इसलिए थे कि मैं मरने वाले का पोस्टमार्टम कराऊं। ऐसे तो हो नहीं सकता कि किसी की महज रिपोर्ट या शक पर किसी की लाश को चीरने फाड़ने के लिए भेज दिया जाए। पोस्टमार्टम कराने का मतलब ये होता है कि पुलिस को भी शक है कि मरने वाला कुदरती मौत नहीं मरा, इसे मारा गया है। मामला बहुत संगीन हो जाता है। मैंने रिफत और उसके खामिद पर कमोबेश 1 घंटा जिरह की, जिससे मुझे सिर्फ ये हासिल हुआ कि रिफत को शक है कि उसके बाप को उसकी सौतेली मां ने उसके भाई के साथ मिलकर कत्ल करा दिया है। इनके पास इस शक को तक़वियत देने के लिए कुछ भी नहीं था, न कोई शहादत, न कोई सबूत। मैंने ये मालूम करने के लिए भी जिरह की कि रिफत और उसका खामिद किसी अदावत की बिना पर तो ये रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आए। मैं आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि इनकी नीयत में कोई खराबी नहीं है। इसके बावजूद मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि इनकी रिपोर्ट दर्ज करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दूं। लेकिन मैंने जब 3 अफराद पर गौर किया तो मेरे दिल में भी शक पैदा हो गया। मुतवफ़ी की उम्र 48 साल थी, इसकी बीवी की उम्र 22 साल थी और मुतवफ़ी के बेटे की उम्र 23 साल थी। अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में वारदातों और मुकदमों का रिकॉर्ड देखें तो कत्ल की बहुत सी कहानियों में आपको ये 3 किरदार ज़रूर दिखेंगे। बूढ़ा खामिद, जवान बीवी, मरने वाले का जवान बेटा। इस केस में जायदाद का लालच भी था। तुम्हारे बड़े भाई के ताल्लुकात सौतेली मां के साथ कैसे थे? मैंने रिफत से पूछा। बहुत अच्छे, रिफत ने जवाब दिया। इनकी बेतकल्लुफ़ी काबिले एतराज़ थी। रिफत का खामिद बोल पड़ा। राहत अच्छे चलन की लड़की नहीं। मैंने कई बार देखा है कि आशिक अली रिफत के बड़े भाई को देखकर उसका चेहरा खिल उठता है। ये कोई सबूत तो नहीं? मैंने कहा। सबूत तो मैं कोई भी पेश नहीं कर सकती, रिफत ने कहा। मैंने अपनी सौतेली मां को अपने छोटे भाई के साथ मशकूक हालत में देखा है। रिफत ने मेरे पूछने पर मशकूक हालत बयान की। इसके छोटे भाई की उम्र 16 साल थी। रिफत ने राहत के साथ लड़ाई की थी और अपने भाई को डांटा था और अब्बाजान को बताने की भी धमकी दी थी। मेरे लिए ये बातें नाकाबिले फ़हम थीं। जहाँ जवान बेटा और जवान सौतेली माँ हो, वहाँ के मुतालिक कैसा ही झूठ बोल दो, सच्ची लगता है। लेकिन जब आप थानेदार की वर्दी पहन लेते हैं तो आपकी नज़रों में झूठ और सच के मायने बदल जाते हैं। मैंने रिपोर्ट दर्ज न की। मुतवफ़ी के घर जाकर और कुछ अपनी आंखों से देखकर कार्रवाई करने का फ़ैसला किया। मैं जब रिफत और मुर्तज़ा के साथ मुतवफ़ी के घर पहुंचा तो मैयत को नहलाकर कफन पहना दिया जा चुका था। कब्र तैयार हो चुकी थी और जनाजा उठने वाला था। मैंने घड़ी देखी, 11:45 बजे थे। बावर्दी थानेदार को देखकर वहाँ जो लोग मौजूद थे सन्नाटे में आ गए। मैंने मुतवफ़ी के बड़े बेटे आशिक अली को अलग करके पूछा कि उसके वालिद साहब किस वक्त फौत हुए हैं। उसने बताया कि सुबह उसकी सौतेली माँ रोती चीखती सोने के कमरे से निकली और बताया कि अब्बाजान मर गए हैं। मैंने इससे पूछा, कुदरती बात है कि तुमने लाश के माथे पर या नब्ज़ पर हाथ रखा होगा। लाश गर्म थी या सर्द? उसने जवाब दिया, मैंने कभी किसी लाश को हाथ नहीं लगाया, इसलिए बता नहीं सकता कि लाश कितनी सर्द होती है।
ابا جان کی لاش کوئی زیادہ سرد نہیں تھی، میرا خیال ہے کہ کچھ حرارت تھی۔ میں نے اسے کہا، میں آپ کی سوتیلی ماں سے علیحدگی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تب وہ گھبرایا اور اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آہستہ سے بولا، کیوں جی، کیا بات ہے؟ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، گھبرائیں نہیں، مجھے صرف یہ یقین کرنا ہے کہ آپ کے والد صاحب حرکت قلب بند ہونے سے فوت ہوئے ہیں۔ وہ اندر چلا گیا۔ جو لوگ جنازے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بھی جنازے کے لیے آیا ہوں۔ عاشق اندر چلا گیا تو چند آدمی میرے قریب آ گئے۔ ایک نے کہا، دیکھو صاحب، آج کی اولاد باپ کا بھی پوری طرح انتقال بھی نہیں ہوا اور جنازہ لے جایا جا رہا ہے۔ یہ تو میں نے پہلے ہی نوٹ کر لیا تھا کہ گھر والے میت کو دفن کرنے میں جلدی کر رہے ہیں۔ عاشق علی باہر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جنازہ اتنی جلدی کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ اس نے سوتیلی ماں کے متعلق کہا کہ اس کے اصرار پر جلدی کی جا رہی ہے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے اندر جاتے ہی اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے چہرے اور ڈیل ڈول کو غور سے دیکھا۔ اکثر وارداتوں میں مشتبہ افراد کے چہرے راز فاش کر دیا کرتے ہیں۔ اس لڑکی کے چہرے پر وہی تاثر تھا جو ہر اس جوان لڑکی کے چہرے پر ہوتا ہے جس کا بوڑھا خامند ایک ہی سال بعد مر گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو درکنار ہلکی سی لالی بھی نہیں تھی۔ وہ اچھے قد کاٹ کی لڑکی تھی، چہرہ بھی اچھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی گھبراہٹ قدرتی بات تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ عاشق علی کو میں نے باہر بھیج دیا۔ مرحوم کس وقت فوت ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ؟ اس کے ہونٹ سوکھ گئے اور 3 بار آپ کہہ کر بولی۔ آپ کے دوست تھے؟ آپ کیوں؟ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ جی وہ میرے دوست تھے، میں نے جواب دیا۔ وہ کس وقت فوت ہوئے؟ صبح میری آنکھ کھلی، انہیں جگایا تو وہ نہ بولے، میں نے ہلایا تو بھی نہ جاگے، دیکھا تو مجھے شک ہوا۔ میں نے اسے ٹوک کر پوچھا، آپ نے انہیں ہاتھ لگایا تو جسم گرم تھا یا سرد؟ کچھ گرم تھا، اس نے جواب دیا، مگر جواب بدلنے کے لیے ہکلانے لگی۔ میں اس کی تصحیح کو قبول نہیں کر سکا۔ سچی بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اس کے مطابق مرنے والا 1 یا 1.5 گھنٹے پہلے مرا تھا، یعنی 5 اور 5:30 بجے صبح کے درمیان۔ بہرحال رات کو مرنے کا پتہ صبح کے وقت چلا اور 11:45 بجے وہ جنازہ اٹھوا رہی تھی۔ میں نے جنازے میں جلدی کی وجہ پوچھی تو وہ کوئی 2 ٹوک جواب نہ دے سکی، جس سے میں شک میں پڑ گیا۔ میں نے پوچھا کہ مرحوم کو پہلے کبھی دل کا دورہ پڑا یا بلڈ پریشر کی زیادتی کبھی محسوس کی تھی؟ اس نے بتایا، کل صبح جاگے تو کہنے لگے کہ دل ڈوب رہا ہے اور سر میں گرانی ہے، چکر بھی محسوس ہوتے ہیں۔ میں نے پولیس کے مخصوص انداز میں جرح شروع کر دی۔ یہ جرح بہت طویل تھی جو آپ کو سنانا اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ ایک تو یہ میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق تھی اور دوسرے اس لیے کہ بات لمبی ہو جائے گی اور آپ اکتا جائیں گے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ متوفی کا دل ڈوب رہا تھا اور سر میں گرانی تھی تو کیا وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا تھا؟ راحت نے مجھے گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اسے یہ احساس نہیں تھا کہ میں پولیس میں ہوں اور سب کچھ سمجھ رہا ہوں۔ میں نے یہ اخذ کیا کہ متوفی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن بیوی اسے آرام کا مشورہ دے رہی تھی اور اسے لٹا کر اس کا سر دباتی رہی۔ میں نے آخری بم پھینکا۔ میں نے پوچھا، مرحوم کی عمر 48 سال اور آپ کی عمر 21-22 سال ہے، یہ شادی یقیناً آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی، آپ پر زبردستی تھوپی گئی ہوگی اور آپ کو تو بہت افسوس ہوا ہوگا۔ اس نے مجھے یہیں روک لیا اور خوشی کے لہجے میں بولی، جی نہیں، بالکل نہیں، میں تو بہت خوش تھی۔ اس نے منہ بسول لیا اور کہنے لگی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، میری تو زندگی تباہ ہو گئی ہے، وہ تو اتنے اچھے تھے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ لڑکی ایکٹنگ کر سکتی تھی؟ میں یہی جواب سننا چاہتا تھا۔ میں نے عاشق علی کو بلایا اور کہا، میں آپ کو بڑے افسوس سے اطلاع دیتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کی میت قبرستان میں نہیں جائے گی، ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے جائے گی۔ میں نے دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ عاشق علی نے آہستہ سے پوچھا، کیوں جی؟ اور راحت کا رنگ نمایاں طور پر پیلا پڑ گیا۔ وہ تو بے ہوش ہونے والی تھی، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور کانپے بھی۔ میں نے اپنے ASI اور 2 کانسٹیبلوں کو بلایا، متوفی کی بیٹی رفعت کے نام سے رپورٹ درج کی اور جو کاغذی ابتدائی کارروائی ضروری تھی وہ کی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ اس دوران عاشق علی اور راحت نے مجھے الگ لے جا کر اس مقصد کے لیے رشوت پیش کی کہ میں لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کراؤں۔ وہ کہتے تھے کہ مرحوم کی بے عزتی ہوگی، بات کچھ بھی نہیں ہے۔
वो दिल की हरकत बंद होने से मरे हैं। रिश्वत ने मेरे शकूक को पुख्ता कर दिया। मैंने आशिक अली और राहत से कहा कि वो घर में हर वक्त हाजिर रहें और उन्होंने तफ्तीश से फरार हासिल करने की कोशिश की तो ये जुर्म तसव्वुर होगा। आशिक अली को जब ये पता चला कि उसकी बहन ने रिपोर्ट दर्ज कराई है तो उसने कहा, ये जायदाद का चक्कर है। जब से इसकी शादी की है वो अपना हिस्सा मांग रही है। इसका खामिद इसे उकसा रहा है। अब वो परेशान करना चाहती है ताकि इसे हिस्सा मिल जाए। मेरे पूछने पर उसने बताया कि तमाम जायदाद अभी बाप के नाम पर है। मुतवफ़ी का कारोबार भी था और ज़मींदारा भी। कस्बे में इसकी 4 दुकानें किराए पर चढ़ी हुई थीं। आशिक अली 10 जमात पास करके बाप के कारोबार में लग गया था। ये घराना रुपए पैसे वाला था, लेकिन तालीम वाजिबी थी। चूँकि घर में दाने थे, इसलिए ये लोग अपने आप को सियाने भी समझते थे और कोई गलत हरकत करना चाहें तो दिलेरी से कर गुजरते थे। मैंने मुखबिरों को हिदायत देकर मसरूफ़ कर दिया। सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले लाश आशिक अली के हवाले कर दी गई और मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली कि मुतवफ़ी को जहर देकर मारा गया था। ये कोई आम किस्म का जहर नहीं था। मकतूल के मैदे के अज्जा, जिगर और मैदे को और खून को लेबार्टरी मुआयने के लिए भेजा गया तो रिपोर्ट मिली कि मकतूल को निकोटीन दी गई है। निकोटीन के मुतालिक आपको कुछ बता देना ज़रूरी समझता हूँ। ये जहर तंबाकू के पत्तों से हासिल किया जाता है। हम जो तंबाकू, सिगरेट और हुक्के के ज़रिए पीते हैं, इसमें भी निकोटीन मौजूद होती है, जो तंबाकू नोश धुएँ के ज़रिए अपने खून में शामिल करते और अपनी उम्र कम करते रहते हैं। अगर निकोटीन ज़रा ज़्यादा मिकदार में चाय, खाने या मशरूब में मिलाकर किसी को पिला दी जाए तो पीने वाले के खून में शामिल होकर इसे चंद दिनों में इस तरह से मार देती है कि मौत कत्ल नहीं लगती, बल्कि हरकत कल्ब बंद हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में पेट में चली जाए तो फौरी मौत का बाइस बनती है। मैं आपको खबरदार करने के लिए 2 बातें बता दूं। एक ये कि आप सिगरेट या हुक्का पीते हैं तो यूँ समझ लें कि आप अपने जिस्म की 1/3 कुव्वतों को बेकार करके अपने आप को कत्ल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये नोट कर लें कि किसी को कत्ल करने के लिए अगर आप निकोटीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पकड़े जाने के इम्कानात पूरी तरह रोशन हैं। मैंने जब निकोटीन का नाम पढ़ा तो मुझे मकतूल की बेवा राहत की वो बात याद आई जो उसने कही थी। कल सुबह जागे तो कहने लगे कि दिल डूब रहा है और सर में गिरानी है, चक्कर भी महसूस होते हैं। मैंने जिरा करके ये भी साबित कर लिया था कि राहत ने मकतूल को डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया था और इसे लिटाकर उसका सर दबाती रही थी। याद रखिए कि मकतूल की उम्र 48 साल थी। ये ऐन कुदरती बात है कि नौजवान बीवी जब इसका सर दबा रही होगी तो वो अपने हशर से बेखबर मदहोश हो गया होगा। बुढ़ापे में नौजवान लड़की के साथ शादी करने का पहला नतीजा ये होता है कि बूढ़ा ज़न-मुरीद हो जाता है। ये मकतूल भी बीवी के हसीन जाल में फंस गया और जान देती, मगर मुझे शहादत की ज़रूरत थी। ये तो मेरी कयास आराइयाँ थीं जो गलत भी हो सकती थीं। मकतूल को जहर ज़रूर दिया गया था, लेकिन यह भी तो मुमकिन था कि किसी और ने दिया हो। अगर बीवी ने ही दिया है तो किसी चाहने वाले के साथ मिलकर दिया होगा। बहरहाल मैं अभी इसे हिरासत में नहीं ले सकता था, न लेना चाहता था इसे, और आशिक अली को शामिल तफ्तीश करके पाबंद कर लिया। मैंने सबसे पहले आशिक अली की बहन रिफत के बयान लिए। इससे पूछा कि इसे कैसे शक हुआ था कि उसका बाप कुदरती मौत नहीं मरा। ये लड़की खासी ज़हीन थी, जिस्मानी लिहाज से भी चुस्त थी और दिमागी लिहाज से भी तेज़। मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा कि यह महज शक था, जिसकी वजह यह थी कि आशिक अली और राहत की आपस में बहुत बेतकल्लुफ़ी थी। राहत के मुतालिक उसे यकीन हो गया था कि वो अच्छे चाल चलन की लड़की नहीं। उसने उसे अपने छोटे भाई के साथ काबिल एतराज़ हालत में देखा था। मैंने इससे ये भी पूछा कि क्या इसे अपने भाई पर शक है कि उसने राहत के साथ मिलकर अपने बाप को जहर दिया है। रिफत ने कहा, शक नहीं, मुझे तो यकीन है कि अब्बाजान को जहर देने में आशिक अली भी शरीक है। वो कोई काबिल एतमाद सबूत पेश न कर सकी, इसकी बातें कच्ची थीं। मुझे ख्याल आया कि इसने जहर के शक का इजहार किया और ये सही निकला। हालांकि लाश को देखकर मुझ जैसे तजुर्बेकार आदमी को भी शक नहीं हुआ था कि इसे जहर दिया गया है।
अक्सर औकात आम किस्म के तेज जहर देकर कत्ल की वारदातें की जाती हैं। ये जहर 2 से 4 घंटों में लाश पर अपने असरात नुमायां कर देते हैं। बाज़ लाशों का रंग नीला हो जाता है, बाज़ की जिल्द फटने लगती है और बाज़ लाशों के मुंह से झाग फूटने लगती है। गर्ज जहर की मारी हुई लाश साफ बता देती है कि मौत कुदरती नहीं, ये कत्ल है। रिफत के बाप पर ऐसे ही कोई आसान नहीं थे। फिर रिफत को जहर का शक क्यों हुआ? मेरे ज़हन में ये ख्याल भी आया कि जो बहन अपने भाई को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर सकती है, वो अपने बाप को जहर भी दे सकती है, और ये जायदाद की खातिर भी हो सकता है। लेकिन इस ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया कि मकतूल की नौजवान बेवा राहत ने मकतूल को दफन करने में जल्दी क्यों की। रिफत के मुतालिक मैंने कहा है कि जिस्मानी और दिमागी लिहाज से तेज थी। वो मुझे चालाक भी नजर आने लगी। उसका खामिद बाहर बैठा हुआ था। मैंने रिफत को बाहर भेजकर उसे बुलाया। मैं देखना चाहता था कि वो कैसा आदमी है। इससे मैंने पहला सवाल ये पूछा, क्या आपको भी शक था कि आपके ससुर को जहर दिया गया है? उसने निहायत पुख्ता और दो टोक लहजे में कहा, शक नहीं जी, यकीन करें, इसकी बीवी बदमाश औरत है। आशिक अली बदमाश आदमी है। जहाँ तक शक का ताल्लुक था, वो तो हो सकता था क्योंकि मकतूल बज़ाहिर तंदुरुस्त था, और शक की दूसरी वजह नौजवान बीवी, इसके खामिद का बुढ़ापा और जायदाद थी। मगर जिस तरह रिफत और उसका खामिद दो टोक अंदाज से फैसला दे रहे थे, इस तरह तो मैं भी बात नहीं कर सकता था। मैंने इससे चंद और बातें पूछीं जिनमें सिर्फ मैं ये मालूम करना चाहता था कि शक की जहनियत और सोच क्या है। तकरीबन 1 घंटे की जिरा और गपशप से मैंने ये राय कायम की कि ये चालाक नहीं है, चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, और इसकी नज़र मकतूल की जायदाद पर है, जिसमें से वो अपनी बीवी का हिस्सा हासिल करना चाहता है। ये इंकिशाफ भी हुआ कि इसकी बीवी रिफत ने अपने बाप से हिस्सा मांगा भी था, और बाप ने इसे कहा भी था कि अभी जायदाद तकसीम नहीं हुई, जब करूँगा तो हिस्सा दे दूँगा। इस मुतालबे का इल्म आशिक अली को हो गया था। उसने अपनी बहन को बुरा भला कहा था, और इसी सिलसिले में आशिक अली और रिफत के खामिद के दरमियान तू मैं भी हो गई थी। आशिक अली ने यह भी कहा था कि मैं जायदाद में से 1 इंच जगह नहीं दूंगा। राहत ने भी रिफत और इसके खामिद की बेइज्जती की थी। मैंने इसे बाहर भेजकर रिफत को बुलाया और अपना लहजा ज़रा सख्त कर दिया। मैंने कहा, तुम्हारा खामिद मुझे कुछ ऐसी बातें बता गया है जो तुमने दानिस्ता नहीं बताई। अब मुंह से जो लफ्ज़ निकालो तो ये सोच के निकालना कि ये लफ्ज़ तुम्हें 14 साल के लिए जेल में बंद कर सकता है। इसका रंग जो पहले ही साफ सुथरा था, घबराहट से सफ़ेद हो गया। मैंने कहा, तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे बाप के जिस्म में जहर है? तुम्हें किस तरह पता चला था? ये जहर तुमने दिया था या तुम्हारे खामिद ने? वो सटपटा उठी, हकला कर बोली, आप सारे महल्ले से पूछ सकते हैं कि मैं अपने ससुराल में थी। मेरा खामिद भी अपने घर था। मैंने इसे चैन न लेने दिया। जिरा के ऐसे ऐसे बम फेंके कि इसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई और वो रोने लगी। मैंने उसे बिल्कुल तसल्ली न दी और ना इसे कोई हमदर्दी की। उसने कहा, मुझ पर ये एहसान करें कि मैं जो कुछ बताऊं वो मेरे खामिद को ना बताएं। मेरे सुहाग का मामला है। बात यह है कि मेरा खामिद हर लिहाज से अच्छा आदमी है। इसके दिल में मेरी मोहब्बत भी है। इसमें सिर्फ ये नुक्स है कि जायदाद और रुपए पैसे का लालची है। शादी के बाद इसने मुझे कहना शुरू कर दिया था कि मैं अपने बाप से जायदाद का हिस्सा मांगूं। वो दरअसल चाहता ये था कि बाजार में अब्बाजान की जो 4 दुकानें किराए पर चढ़ी हुई हैं वो मुझे दे दें। इसके अलावा कुछ नगद रकम दे दें। मुझे ये मुतालबा पसंद नहीं आया था। मैं टालती रही। इससे खामिद का रवैया बदल गया। खामिद ने मुझे इस कदर परेशान करना शुरू कर दिया कि इतनी अच्छी अस्तवाजी ज़िंदगी जहन्नम बन गई। मैंने 2-3 बार अब्बाजान से खासी रकम भी ली और अपने खामिद को दी। ये इसकी आदत हो गई और मुझे उकसाने लगा कि मैं अब्बाजान से पैसे लाती रहा करूं। इतने में अब्बाजान ने शादी कर ली और इन पर नई बीवी का कब्जा हो गया। मुझे पैसे मिलने बंद हो गए। राहत सौतेली माँ मेरी हम उम्र थी, इसलिए मैं इसे माँ वाला एहतराम नहीं दे सकती थी। फिर मैंने इसे अपने छोटे भाई के साथ बेहुदा हालत में देखा तो इसके साथ लड़ाई हो गई। मेरा बड़ा भाई भी इसका मुरीद बन गया। इधर खामिद ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया कि मैं अब्बाजान से जायदाद का हिस्सा मांगूं। मैंने मांगा तो अब्बाजान ने जवाब दे दिया। बड़े भाई ने मेरी बेइज्जती की और राहत ने भी मुझे बुरा भला कहा।
वहाँ मैंने जाना बहुत कम कर दिया। हामिद ने मुझे तलाक की धमकी दे दी। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं दिलेरी से तलाक लेकर अपने घर चली जाती, मगर अब मेरे लिए घर में कोई जगह नहीं थी। तलाक से मैं इतना डरती हूँ कि इसकी जगह मौत को खुश होकर कबूल कर लूँगी। मेरी सास और ससुर भी अपने बेटे जैसी जहनीत के लोग हैं। उन्होंने बेटे की हिमायत की और मेरा जीना हराम कर दिया। फिर आज सुबह अब्बाजान के मरने की इत्तला मिली और ये भी पता चला कि इनका हार्ट फेल हुआ है। गुज़िश्ता 1 साल में हम सब देख चुके थे कि राहत बड़े भाई को मुट्ठी में ले चुकी है और मेरे छोटे भाई तक को नापाक कर चुकी है। लिहाजा मेरे खामिद ने कहा कि तुम्हारे अब्बाजान कत्ल हुए हैं, इनका हार्ट फेल नहीं हुआ। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। ये मेरे खामिद ने सोची थी और उसने मुझे कहा था कि पुलिस फौरन आ जाएगी। फिर तुम अपने भाई और राहत को ये धमकी देना कि मुझे मेरा हिस्सा और 20,000 रुपये नकद दे दो तो मैं केस वापस ले लूँगी। मैंने साफ इनकार कर दिया। उसने मुझे तलाक की धमकी दी। तलाक के तो सिर्फ नाम से ही मेरा दिल डूब जाता है। मैं इसकी बातों में आ गई और आपको रिपोर्ट दी, फिर आप आ गए। अब मुझे दूसरा कदम उठाना था, अपने भाई को धमकी देनी थी, लेकिन आपने आकर सारी कार्रवाई इतनी जल्दी से की कि मुझे अपने भाई से बात करने का मौका ही ना मिला। तुम्हारा ये ख्याल था कि मैं बंदर हूँ? मैंने कहा। तुमने कहा कि मेरे बाप को जहर दिया गया है तो मैं उठ दौड़ा। फिर तुम कहती कि नहीं, इसे जहर नहीं दिया गया। मैं केस वापस लेती हूँ तो मैं बंदर की तरह वापस आ जाता। तुम भाई से जायदाद और रकम ऐंठने के लिए मुझे उंगलियों पर नचाना चाहती थीं। वो सिसकियाँ लेकर रोने लगी और बोली, मैंने आपको सच्ची बात बता दी है। मैंने जो कुछ किया है वो तलाक से बचने के लिए किया है। चाहिए तो ये था कि इसके खामिद को मैं हवालात में बंद कर देता, लेकिन मुझे इस लड़की का ख्याल आ गया कि ये कमबख्त उसे तलाक दे देगा। ये दोनों खुशकिस्मत थे कि मरने वाले को जहर ही दिया गया था और ये महज इत्तेफाक था कि रिफत के खामिद ने एक नाटक खेला और कत्ल की एक वारदात बेनकाब हो गई, वरना किसी को शक तक ना होता कि ये कत्ल है। मैंने लड़की को अलग बिठा दिया और उसके बयान पर गौर करने लगा। जहाँ तक जज्बात का ताल्लुक था, इस लड़की ने मुझे मुतासिर कर लिया था, लेकिन तफ्तीश जज्बात से निकलकर की जाती है। मैंने रिफत और उसके खामिद को मुश्तबा अफराद करार दे दिया। ये मुमकिन था कि मुर्तज़ा ने ही रिफत के बाप को जहर दिला दिया हो और रिफत भी इसमें शरीक हो। ये महज नाटक नहीं था जो मुर्तज़ा ने खेलने की कोशिश की थी। मैंने इसे अंदर बुलाया और जिरा शुरू कर दी। साफ पता चलता था कि वो बेहोश हो जाएगा। मैं इसे बार बार ये कहता था कि तुम्हें ये ख्याल किस तरह आया कि रिफत के बाप का हार्ट फेल नहीं हुआ और उसे जहर दिया गया है। उसने उखड़े उखड़े जवाब दिए जिन्होंने मुझे गहरे शक में डाल दिया। मैंने रिफत को अलग बिठा दिया और मुर्तज़ा को अलग। मुर्तज़ा से कहा, अच्छी तरह सोच लो कि तुम इकबाल जुर्म करना चाहते हो या मैं तफ्तीश का लंबा चक्कर काट कर तुम तक पहुँचूँ। इस सूरत में मुझसे किसी रियायत की तवक्को न रखना। जनाब, उसने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, मेरी इसके साथ न कोई दुश्मनी थी न कोई लालच। मालूम होता है कि मेरी बीवी ने आपको मेरे खिलाफ कोई झूठी बात बता दी है। जनाब, मैंने इसे कहा, आपकी बीवी भी आपकी तरह मुश्तबा है और आपकी तरह वो भी पाबंद कर ली गई है। मैंने मकतूल के घर छापा मारा और तलाशी इस तरह ली कि हर एक ट्रंक और सूटकेस की हर एक चीज़ देखी, कोई कागज़ बग़ैर देखे न छोड़ा। वहीं राहत को बिठा लिया। ये तो मैं जानता था कि वो इकबाल जुर्म नहीं करेगी। अब तो वो ये भी देख चुकी थी कि खाना तलाशी में कोई ऐसी चीज़ या तहरीर बरामद नहीं हुई जो जुर्म या मुजरिम की निशानदही करती। इसका असर ये हुआ कि वो दिलेर हो गई। वो इसी बात पर कायम रही कि ये शादी इसकी मर्ज़ी के मुताबिक हुई थी और वो मकतूल के साथ मुतमईन और खुश थी। मैंने आशिक अली और उसके छोटे भाई के मुतालिक उसके ताल्लुकात मालूम करने के लिए बहुत से सवाल किए, अल्फाज बदल बदल कर उसे घेरने की कोशिश की, मगर उसने असल बात तस्लीम न की और कहा कि मैं इन लड़कों की सौतेली माँ हूँ और वो मुझे माँ ही समझते रहे हैं। मैंने पूछा, क्या तुम दूसरी शादी करोगी? उसने जवाब दिया, मैं सोच भी नहीं सकती। जिसे चाहा था वो मर गया है, मैं तो इसी घर में रहूँगी। मैं हैरान था कि लड़की पुख्ताकार है या इसे किसी ने पुख्ताकार बना दिया है, यानी जिसकी खातिर इसने खामिद को जहर दिया है उसने इसे यकीन दिला दिया है कि पुलिस ये जुर्म साबित नहीं कर सकती, लिहाजा वो मेरे हर बार से
इस तरह बचकर निकल जाती कि मैं परेशान हो गया। ये तो मुझे यकीन हो चुका था कि उसने अपने खाविंद को जहर दिया है, मगर उसने मेरा यकीन हिला डाला और मेरे दिल में ये शक पैदा कर दिया कि मकतूल को रिफत और उसके खाविंद ने जहर दिया होगा। लेकिन मेरी ज़्यादातर तवज्जो राहत और आशिक अली पर थी। इस दौरान मेरे एएसआई ने मुझे बाहर बुलाया। तलाशी में वो मेरे साथ था। मैंने इसे कुछ हिदायत दी थी, वो इन पर अमल कर रहा था। उसने मुझे शीशे का एक गिलास दिया, इसके मुतालिक एक दो बातें बताईं और चंद बातें मेरे कान में डाल दी। मैं कमरे में गया। राहत सर झुकाए बैठी थी। उसने सर उठाया तो मैंने इसके और अपने सामने रखी हुई तिपाई पर शीशे का गिलास रख दिया और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उसने नजरें गिलास पर डाली और फिर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसके चेहरे पर तब्दीली देखी। मैं खामोश रहा। वो झुंझुलाकर बोली, ये गिलास आपने मेरे आगे क्यों रख दिया है? ताकि तुम इसे अच्छी तरह पहचान लो। मैंने जवाब दिया, तुमने परसों आशिक अली के हाथ से ये गिलास छीन क्यों लिया था? इसे इसमें पानी क्यों नहीं पीने दिया था? इसकी घबराहट बड़ी साफ थी, लेकिन संभल कर बोली, ये नौकर का गिलास है, इसे मालूम नहीं था। मैंने गिलास उठाकर अपने पास रख लिया और राहत से पूछा, आशिक अली ने अपने बाप के साथ क्या झगड़ा किया था? ये बातें नौकर ने एएसआई को बताई थीं। बाप बेटे के दरमियान कोई बात होगी? उसने जवाब दिया, मुझे तो कुछ इल्म नहीं। मैंने ये जाहिर करके कि मैंने इसकी सारी बातें तस्लीम कर ली हैं, इसे बाहर भेज दिया और आशिक अली को अंदर बुलाया। उसने आते ही मुझसे पूछा, खुदा के लिए मुझे कुछ समझाइए कि ये क्या हो रहा है? एक तो वाली साहब का साया सर से उठ गया, दूसरे पुलिस ने हम पर हमला कर दिया। ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगा। क्या ये अच्छा नहीं हुआ? क्या आपके सर से बाप का साया उठ गया है? मैंने कहा, आपका तो इनके साथ हमेशा झगड़ा रहता था। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं इनकी मौत पर खुश हूँ। उसने कहा, आपका ये कहना गलत है कि मेरा इनसे हमेशा झगड़ा रहता था। कभी कभी? जी कभी कभी। उसने कहा, यह भी थोड़ा अरसा हुआ कि अब्बाजान मुझसे बिगड़ने लगे थे। दूसरी शादी के बाद? मैंने कहा, जी। उसके मुंह से जीभ फिसल गया, जिसे निगलने के लिए उसने कोई बात बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने हमदर्दी और उन्स के लहजे में कहा, जो आदमी बुढ़ापे में नौजवान लड़की से शादी कर लेता है, वो अपने जवान बेटे को भी दुश्मन समझने लगता है, और अगर बूढ़ा साहिब जायदाद हो तो उसे ये वहम हो जाता है कि उसका जवान बेटा इससे इसकी जवान बीवी और जायदाद छीन लेगा। यही मुसीबत आपके यहाँ पैदा हो गई थी। मैंने लहजे में और ज़्यादा दर्द पैदा करके कहा, आप परेशान ना हों, वालिद साहब का कारोबार संभाल लें। इन्हें शादी कम से कम इस उम्र में तो नहीं करनी चाहिए थी। आपकी बदकिस्मती ये थी कि राहत आपको बहुत चाहती थी। ये बिल्कुल कुदरती बात थी। वो आखिर जवान है। मैंने लंबा चौड़ा लेक्चर शुरू कर दिया। आशिक अली जी जी करता रहा। मैं इसकी कमज़ोरी से आगाह था। ये इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी कि पुलिस उसके घर की तलाशी लेकर उसके घर बैठी तफ्तीश कर रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर को वो दरिंदा या भूत समझ रहा था, मगर इस भूत ने इंसानों की तरह प्यार और हमदर्दी की बातें शुरू कर दी तो वो रेत की ढेरी बन गया। मैंने इसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया और इसे इस मकाम तक ले आया कि उसने मेरी इस बात पर भी जी कह दी कि राहत का चाल चलन अच्छा नहीं और उसने तुम्हें अपनी अय्याशी का जरिया बना लिया था। इसके मुंह से जी निकल गई तो मैंने किसी रद्द अमल का इजहार न किया और कहा, आपके वालिद साहब को शायद पता चल गया था कि राहत के साथ आपके मरासिम काबिल एतराज़ हैं। झगड़े की वजह यही थी और फिर आपने इन्हें यह भी कह दिया कि जायदाद आपके नाम मुंतकिल कर दी जाए। इधर आपकी बहन ने अपने हिस्से का मुतालबा कर दिया। इससे आपके वालिद साहब और ज़्यादा गुस्से में आ गए। बहन को तो मैंने भी डांट दिया था, उसने कहा और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, आपको ये बातें किसने बताई हैं? मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं, मैंने इसे कहा और गिलास इसके सामने रखकर पूछा, इस रोज़ आप इस गिलास में पानी पीने लगे थे तो राहत ने आपके हाथ से गिलास छीन क्यों लिया था? कहती थी कि ये नौकर का है। ये कहाँ रखा था? बावर्ची खाने में, उसने जवाब दिया। पानी पीने के लिए मैं खुद ही बावर्ची खाने में चला गया। ये गिलास अलग रखा था। मैंने इस पर पानी डाला तो राहत आ गई। उसने गिलास मेरे हाथ से छीन कर अलग रख दिया और कहा कि मुझसे पानी क्यों नहीं मांगा? ये तो नौकर का गिलास है। उसने मुझे दूसरे गिलास में पानी डाल दिया था। उसने मुझसे पूछा, ये गिलास आपने अपने पास क्यों रखा हुआ है? आपको कुछ भी मालूम नहीं? मैंने पूछा, यही तो मैंने आपसे पूछा है।
اس نے کہا، اس گلاس میں آپ کے والد صاحب کو زہر دیا گیا تھا۔ میں نے کہا، اور یہ بات آپ کے علم میں ہے؟ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، اس کے منہ سے سرگوشی نکلی، زہر؟ مجھے علم ہے؟ پھر اس نے آگے جھک کر پوچھا، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مجھے اس کا علم ہے؟ میں نے اسے کہا، آپ مجھ سے سوال نہ پوچھیں، میرے سوالوں کے جواب دیتے جائیں، یہ معمہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ میری مدد کریں تو ہم دونوں کا کام آسان ہو جائے گا۔ بہتر ہے کہ پولیس اسٹیشن چلتے ہیں۔ میں نے راحت کو دانستہ نظر انداز کر دیا۔ اس کے گھر سے نکلتے وقت میں نے اسے کہا، آپ ناراض تو ضرور ہوں گی، لیکن میں اپنی ڈیوٹی سے مجبور ہوں۔ میں اسے حیران اور پریشان چھوڑ کر عاشق علی کو ساتھ لیے تھانے میں چلا گیا۔ میں نے اپنا انداز دوستانہ رکھا، اس کی خاطر تواضع کی اور دوستانہ لب و لہجے میں تفتیش شروع کی۔ شام تک وہ تو مان گیا کہ راحت کے ساتھ اس کے تعلقات مراسم ٹھیک نہیں تھے اور راحت پردہ پوشی کے لیے مقتول کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرتی تھی۔ راحت کے متعلق عاشق علی نے یہ نیا انکشاف کیا کہ اس کا رشتہ انور نام کے ایک آدمی کے ساتھ طے ہو گیا تھا، لیکن راحت کی شادی مقتول کے ساتھ کر دی گئی۔ عاشق علی کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے، ابتدا میں راحت کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کسی جنگلی جانور کو پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں تھی، پہلے تو روتی رہی، پھر اس نے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ میں نے اسے بہلانے پھسلانے کی ذمہ داری سنبھال لی تو وہ میرے ساتھ کھل گئی۔ اس نے میرا دماغ بھی خراب کر دیا۔ اس کے بعد وہ خوش رہنے لگی، وہ 8ویں 10ویں روز اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ اس شخص سے ملتی ہے جس کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہوا تھا۔ عاشق علی نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ اس نے پیچھا کر کے راحت کو اس آدمی کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کا نام انور تھا اور عمر عاشق علی جتنی، یعنی 22-23 سال۔ عاشق علی نے مجھ پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اپنے باپ کو زہر دینے میں وہ شریک نہیں تھا۔ اس نے بہت سی دلیلیں دے کر یہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کی کہ راحت انور کے ساتھ مل کر اس کے باپ کو زہر دے چکی ہے۔ اس کی دلیلیں میرے لیے قابل قبول تھیں۔ انور ایک نیا مشتبہ تھا جو میرے سامنے آیا۔ میں نے عاشق علی کو مشتبہ فہرست میں سے خارج نہ کیا، لیکن اسے یہ تاثر دیا کہ انور کا نام سامنے آ جانے سے میں اب اسے مشتبہ نہیں سمجھتا۔ میرے سامنے اب 5 مشتبہ افراد تھے، رفعت، اس کا خامند، عاشق علی، راحت اور انور۔ راحت کے متعلق تو یقین ہو گیا تھا کہ زہر اسی نے دیا ہے، اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کا ساتھی عاشق علی ہے یا انور۔ مخبروں کا گھیرا ان کے گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا ASI میری ہدایات کے مطابق اپنی خفیہ کارروائیوں میں مصروف تھا۔ مجھے کوئی غم نہیں تھا۔ میں نے طے کیا تھا کہ اگلے روز راحت کو باقاعدہ حراست میں لے لوں گا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں نے عاشق علی کو یہ کہہ کر چھٹی دے دی کہ وہ کل 9 بجے صبح تھانے میں آ جائے۔ یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ عاشق علی نے اعتراف کر لیا تھا کہ اس کا باپ کے ساتھ جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے راحت کے ساتھ بے جا تعلقات تھے۔ مجھے چاہیے تھا کہ اسے باقاعدہ گرفتار نہ کرتا تو تفتیش کا پابند کر کے تھانے میں بٹھائے رکھتا اور اسے گھر بھیجنا ہی تھا تو اس کی حرکات پر نظر رکھنے کے لیے آدمی مقرر کر دیتا۔ میں نے یہ غلطی کچھ سوچ کر ہی کی تھی، لیکن غلطی آخر غلطی ہوتی ہے جس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ میں نے عاشق علی کو گھر بھیج دیا اور مجھے وہم تک نہ ہوا کہ یہ میری اور عاشق علی کی آخری ملاقات ہے اور یہ کیس میرے ہاتھوں سے نکل کر ان پیشہ ور رہزنوں یا ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا جو دن دہاڑے انگریزی حکومت کے قانون کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ میں رات بہت دیر تک تفتیش کا تانا بانا سیدھا کرتا رہا۔ ASI سے تبادلہ خیالات بھی کیا۔ اس نے مشورہ دیا کہ راحت کو فوراً حراست میں لیا جائے، لیکن میں اسے صرف حراست میں لے کر اس کے ساتھی کو چوکنا نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اسے اور اس کی ساتھی کو اکٹھا گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ قتل راحت نے اکیلے نہیں کیا۔ میں نے اگلے روز شام سے پہلے راحت اور عاشق علی یا انور کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگلے روز 9 بجے عاشق علی نہ آیا، 10 بج گئے تو میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ عاشق اور راحت کو تھانے لے آئے۔ ASI کو میں نے انور کے گھر یہ معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا کہ کیا اس کا رشتہ راحت کے ساتھ طے ہوا تھا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ انور کو تھانے میں لے آئے۔ ASI کو 1 گھنٹے بعد جانا تھا۔
کیونکہ ایک اور تفتیش کا کچھ کاغذی کام فوری طور پر کرنا تھا۔ وہ ابھی یہ کام کر ہی رہا تھا کہ کانسٹیبل عاشق علی کے چھوٹے بھائی اور نوکر کو ساتھ لے آیا۔ 16 سال کی عمر کا یہ لڑکا بری طرح رو رہا تھا۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ عاشق علی اور راحت غائب ہیں۔ عاشق علی کے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ عاشق علی کو اس نے آخری بار اس وقت دیکھا تھا جب وہ کل میرے ساتھ تھانے آیا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر نہیں گیا۔ راحت کے متعلق اس نے بتایا کہ شام کے بعد وہ راحت کے ساتھ رہا۔ رات 9 بجے کے قریب راحت نے اسے کہا کہ جا کے سو جاؤ۔ وہ اسی کمرے میں سونا چاہتا تھا، لیکن راحت نے اسے بہلا پھسلا کر دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ کوئی نصف گھنٹے کے بعد راحت اس کے کمرے میں گئی۔ بتی بجھی ہوئی تھی، لڑکا جاگ رہا تھا۔ اس نے راحت کو بلایا تو راحت نے کہا کہ میں تمہیں دیکھنے آئی تھی، سو جاؤ، میں عاشق علی کا انتظار کر رہی ہوں۔ لڑکے سے اس نے کہا کہ بھائی جان آئے تو مجھے جگا دینا، مجھے بہت فکر ہے۔ انہیں پولیس لے گئی تھی۔ رات کو اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ عاشق علی آ گیا ہے یا نہیں، اس کے کمرے میں گیا۔ بتی جلائی، بستر خالی تھا۔ وہ راحت کے کمرے میں گیا، وہ بھی غائب تھی۔ پھر اس نے حویلی کے سارے کمرے دیکھے، بیت الخلاء اور غسل خانہ بھی دیکھا، دونوں غائب تھے۔ اس نے نوکر کو جگایا اور رات روتے گزار دی۔ صبح راحت کے ماں باپ کے گھر گیا، راحت وہاں بھی نہیں تھی، لیکن اس کے ماں باپ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ وہ اور عاشق علی غائب ہیں۔ لڑکا اپنے گھر آیا۔ تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل عاشق علی کو بلانے چلا گیا۔ اسے بتایا گیا کہ راحت اور عاشق علی غائب ہیں، تو وہ لڑکے کو نوکر کو اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ نوکر نے بتایا کہ اس نے راحت اور اسلم لڑکے کو شام کے وقت کھانا کھلایا تھا۔ راحت نے اسے کھانا روزمرہ کے وقت سے خاصا جلدی تیار کرنے کو کہا تھا۔ اس کے بعد اس نے راحت کو نہیں دیکھا، عاشق علی کو بھی نہیں دیکھا، اور عاشق علی کے متعلق بھی اس نے بتایا کہ اس نے اسے بھی نہیں دیکھا۔ ان دونوں سے میں نے جو باتیں معلوم کیں، ان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ عاشق علی کو جس وقت میں نے گھر جانے کی اجازت دی تھی، اس سے کوئی 1 گھنٹے بعد دونوں غائب ہوئے ہیں۔ اور ہوا یہی ہے کہ عاشق علی گھر گیا تو راحت اسلم کو اس کے کمرے میں بھیج چکی تھی اور پھر دیکھنے گئی تھی کہ وہ سو گیا ہے یا نہیں۔ لڑکے نے اسی کے کمرے میں سونے کو کہا تھا، لیکن راحت نے اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ عاشق علی اور راحت نے فرار کا پروگرام پہلے سے طے کر رکھا تھا، اور یہ پروگرام اس وقت طے ہوا ہوگا جب میں نے اس کے گھر کی تلاشی لی تھی۔ میں نے ASI کو شہر کی ناکہ بندی کے لیے بھیج دیا اور خود 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر راحت کے ماں باپ کے گھر چھاپا مارا۔ وہاں سے بھی کچھ نہ ملا، البتہ کچھ نئی باتیں معلوم ہو گئیں، جو مختصراً یوں ہیں کہ راحت کا باپ بھلے مانس اور کمزور طبیعت کا آدمی تھا۔ راحت کی ماں کا راحت کا باپ بھلے مانس اور کمزور طبیعت کا آدمی تھا۔ راحت کی ماں کا اس پر اس قدر رعب تھا کہ بیچارہ گھر میں دب کر رہتا تھا۔ راحت کا رشتہ انور کو دیا گیا تھا، لیکن مقتول کی نظر راحت پر پڑی تو اس نے اس کا رشتہ مانگا۔ باپ راضی نہیں ہو رہا تھا۔ ماں نے باپ بیٹی پر اپنا فیصلہ ٹھونسا اور شادی مقتول کے ساتھ کر دی۔ ماں نے مقتول سے 10,000 روپیہ نقد لیا تھا۔ انور نے راحت کے باپ کو قتل کی دھمکی دی۔ باپ نے انور کی منت سماجت کی اور اسے بتایا کہ وہ گھر میں بے بس اور مجبور ہے۔ انور نے پھر راحت کی ماں کو دھمکی دی۔ پھر راحت گھر آ کر انور سے ملنے لگی۔ راحت کے باپ نے تو ساری باتیں بتا دیں، لیکن اس کی ماں باتیں گول کر رہی تھی۔ میں نے اسے الگ لے جا کر دھمکی دی کہ وہ صحیح بات نہیں بتائے گی تو اسے تھانے لے جاؤں گا۔ کچھ تھانے کا خوف تھا اور کچھ میری پوچھ گچھ کا گورکھ دھندا، جس سے اس نے تمام باتوں کا اعتراف کر لیا۔ وہ مان گئی کہ اس نے بیٹی کا 10,000 روپیہ لیا تھا، اور وہ یہ بھی مان گئی کہ راحت شادی کے بعد انور سے ملتی تھی۔ یہ ایک شرط تھی جو راحت نے ماں سے منوائی تھی کہ اسے انور سے ملنے سے نہیں روکا جائے گا۔ ماں نے یہاں تک بتا دیا کہ راحت گھر آتی تھی تو باپ اگر گھر میں نہ ہو تو وہ خود انور کو گھر میں بلا لیتی تھی اور راحت کے پاس الگ کمرے میں بٹھا دیتی تھی۔ انور کے متعلق اس نے بتایا کہ بڑا سخت طبیعت کا آدمی ہے، اسے 2-3 رشتے ملے جو اس نے ٹھکرا دیے۔ راحت کے متعلق ماں نے بتایا کہ خامد کے مرنے کے بعد وہ ادھر نہیں آئی۔ میں انور کے گھر گیا۔ اس کے ماں باپ نے بتایا کہ انور بڑا ضدی لڑکا ہے، شادی کا نام نہیں لینے دیتا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو باپ نے کہا کہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اکثر گھر سے غائب رہتا ہے، اتنا خود سر ہو گیا ہے کہ والدین اس کے لیے پریشان ہیں کہ یا تو یہ اپنی جان لے لے گا یا کسی کو مار ڈالے گا۔ راحت کے باپ نے بتایا کہ اس لڑکی نے لڑکے پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ اپنے گھر آتی ہے تو انور کو بلا لیتی ہے، اسے کپڑے
اور پیسے دیتی ہے۔ باپ نے کہا کہ مجھے شک ہوتا ہے کہ راحت مقتول کی برائے نام بیوی ہے۔ اس نے اور انور نے درپردہ شادی کر رکھی ہے۔ میں نے جب اسے بتایا کہ راحت نے خاوند کو زہر دیا ہے اور وہ لاپتہ ہے تو باپ رو پڑا اور کہنے لگا، اس لڑکے نے مجھے جس طرح پریشان کر رکھا ہے، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ وہ پھانسی چڑھ جائے، رو دھو کر صبر کر لوں گا۔ اب تو محلے برادری میں اس نے سارے خاندان کو بدنام کر رکھا ہے۔ میں اس کی ماں اور اس کی بہنیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ بدبخت میرا ایک ہی لڑکا ہے۔ ماں باپ کی پریشانی تو اپنی جگہ تھی، میری پریشانی یہ تھی کہ انور بھی لاپتہ، عاشق علی بھی غائب، راحت گئی کس کے ساتھ ہے۔ شہر کی ناکہ بندی بیکار تھی۔ رات کے وقت 3 ریل گاڑیاں یہاں رکتی تھیں، 2 بسیں بھی رات کو یہاں سے روانہ ہوتی تھیں۔ راحت اور اس کے ساتھی کم و بیش 200 میل دور پہنچ چکے ہوں گے۔ اب مجھے ملزموں کی تصویریں حاصل کر کے مختلف شہروں میں بھیجنی تھیں اور ان کی تلاش کے دیگر اقدام کرنے تھے۔ وہ دن اسی بھاگ دوڑ میں گزر گیا۔ دوسرے دن 2 دیہاتی تھانے میں آئے اور اطلاع دی کہ شہر سے 2 میل دور ایک قدرتی جوہڑ میں ایک شہری کی لاش پڑی ہے، کپڑے خون سے لال ہیں۔ میں قتل کی ایک اور واردات رجسٹر کرنے کے لیے چل پڑا۔ ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا، ٹانگے میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ یہ دیہاتی مجھے ایسے علاقے میں لے گئے جہاں سے کم ہی لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں وہ علاقہ ویران تھا، سرکنڈے اور جھاڑیاں تھیں اور درخت بھی تھے۔ علاقہ زیر کاشت نہیں تھا۔ ایک پگڈنڈی گزرتی تھی جس پر دن کے وقت بیل گاڑیاں یا کوئی پیادہ لوگ گزرتے ہوں گے، ورنہ یہ راستہ عام نہیں تھا۔ دور دور تک کوئی گاؤں نہیں تھا۔ سنا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے انگریز یہاں سور کا شکار کھیلا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی انہوں نے اس علاقے کو آباد نہیں ہونے دیا تھا۔ دیہاتیوں نے ایک جگہ ٹانگا رکوایا اور مجھے ایک طرف لے گئے۔ کم و بیش 150 گز دور ایک جوہڑ کے کنارے لے گئے۔ گدھوں کی چڑ چڑ کی خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ لاش کو کھا رہے تھے۔ لاش جوہڑ کے کنارے پڑی تھی، وہاں پانی بہت تھوڑا تھا، کنارے پر سرکنڈے اور جھاڑیاں تھیں، لاش ان میں چھپی ہوئی تھی۔ یہ لاش عاشق علی کی تھی۔ ان دیہاتیوں کو یہ نظر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ 150 گز دور سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے خون گرا ہوا دیکھا۔ زمین پر انہیں ایسے نشان نظر آئے جو صاف بتاتے تھے کہ یہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے۔ وہاں سے ایک نمایاں نشان ایک طرف کو جاتا تھا، جیسے کسی انسان کو مردہ یا زندہ حالت میں گھسیٹ کر لے جایا گیا ہو۔ خون صاف نظر آتا تھا جو خشک تھا۔ زمین کچی تھی جس نے میری خوب رہنمائی کی۔ ان دیہاتیوں نے گدھوں کو اترتے دیکھا تو وہاں تک گئے اور انہیں عاشق علی کی لاش نظر آئی۔ گدھ صرف اس کی ٹانگیں کھا سکے تھے کیونکہ لاش پانی میں پڑی تھی، ٹانگیں کنارے پر تھیں اور اس کے 3 طرف گھنی جھاڑیاں تھیں۔ گدھوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ چہرہ بالکل صحیح حالت میں تھا، قمیض خون سے لال تھی۔ لاش گھسیٹ کر باہر نکلوائی، جسم دیکھا، چاقو یا خنجر کے کئی گہرے زخم تھے۔ میں لاش گھسیٹنے کا نشان دیکھتا اس جگہ پہنچا جہاں سے لاش گھسیٹی گئی تھی۔ وہاں مجھے کچھ اور نشان نظر آئے۔ میں کھوجی نہیں تھا، پاؤں کے نمایاں نشان تو دیکھ سکتا تھا۔ بجھا ہوا کھرا اٹھانا میرے لیے مشکل تھا۔ وہاں نشان صاف تھے، لڑائی ہوئی تھی۔ عاشق علی گرا اور اسے مارنے والا یا مارنے والے گھسیٹ کر جوہڑ میں پھینک گئے تاکہ راستے سے ہٹ جائے۔ خدا کی ذات کے سوا اینی شاید کوئی نہیں تھا۔ مجھے زمین سے گواہی لینی تھی۔ زمین کی زبان تو نہیں ہوتی، لیکن جہاں انسان کا خون گرتا ہے وہاں سے زمین بولتی ضرور ہے، اور یہ زبان سمجھنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کھوجی کہتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں ایک مشہور بوڑھا کھوجی تھا جس نے انگریز پولیس آفیسروں کو بھی حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ اس کے لیے ٹانگا بھیجا اور میں زمین کو دیکھنے لگا۔ فوری طور پر مجھے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ عاشق علی راحت کے ساتھ ادھر سے گزرا اور رہزنوں کے ہتھے چڑھ گیا اور وہ اسے قتل کر کے راحت کو لے گئے۔ اس زمانے میں پیشہ ور ڈاکوؤں اور رہزنوں کے گروہ ہوتے تھے۔ یہ ان تاریخی ڈاکوؤں کی اولاد یا شاگرد تھے جو جنگلوں کے وسیع علاقوں میں حکمرانی کرتے تھے۔ انگریزوں نے فوج کی مدد سے علاقے صاف کیے تھے، مگر ابھی تک یہ پیشہ زندہ تھا۔ جہاں عاشق علی کی لاش پڑی تھی
वहाँ से 1 मील दूर जंगल शुरू होता था, जिसमें खड्ड नाले और ऊंची नीची चट्टानें भी थीं। मैं यही कुछ समझ सका कि ये पेशेवर रहजनों की वारदात है, जिनमें 2 इश्तहारी मुजरिम थे। एक टंडल कहलाता था और दूसरा मुन्ना बादशाह। ये पकड़े नहीं जाते थे। इनका कोई एक ठिकाना नहीं था। इनके पाँव में चक्कर था और पुलिस को भी वो इसी चक्कर में उलझाए रखते थे। मगर सोचने वाली बात ये थी कि आशिक अली राहत को लेकर कहाँ जा रहा था। वो इसी तरह वीराने में किस तरह पहुंच गए। क्या यूं हुआ होगा कि डाकुओं ने उन्हें रेलवे स्टेशन से डरा धमका कर साथ लिया और यहाँ आकर उसे कत्ल कर गए और राहत को साथ ले गए। मैं ज़मीन के निशान देख देख कर ये मुअम्मा हल करने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ और निशान नजर आए। ये टांगे के पहियों के निशान थे। एक तो हमारे टांगे के निशान थे, जो ताज़ा होने की वजह से अलग थलग नजर आते थे। ये एक जगह आकर ख़त्म हो गए थे। इनके अलावा पहियों के जो निशान थे वो बताते थे कि एक टांगा आया जो एक तरफ हटकर रुक गया। घोड़े के खुरे साफ थे। एक और टांगा इससे दाएं को करीब आकर रुका। वहाँ से इंसानी पाँव के निशान शुरू हुए। मैंने बैठकर ये खुरे देखे। एक खुरा औरत का था, पाँव छोटा था। फिर ये सारे खुरे गटमट हो गए। वहाँ से करीबी गांव 3 मील दूर था। कोई 2 घंटे बाद बूढ़ा खोजी आ गया। वो पीछे चला गया और वहाँ से ज़मीन को देखता वारदात की जगह तक आया। 3-4 चक्कर वहाँ काटे और ये कहानी सुनाई। आगे पीछे 2 टांगे आ रहे थे। अगला टांगा रास्ते से हटकर रुका। दूसरा टांगा रास्ते पे आकर जरा आगे रुका। रास्ते से हटकर रुकने वाले टांगे में से एक मर्द और एक औरत उतरी। दूसरे टांगे से सिर्फ एक आदमी उतरा। फिर इनकी लड़ाई हुई। लड़की घबराहट में इधर उधर चलती रही। फिर एक आदमी गिरा। औरत और मर्द लाश के करीब इकट्ठे खड़े हुए। दोनों ने लाश घसीटी और पानी में फेंक आए। खोजी ने मुझे टांगे वापस जाने के निशान बताए। पहियों के नीम दायरे के निशान नजर आ रहे थे। मैं इसे जौहर तक ले गया। वहाँ से उसने खुरा उठाया और कहा, औरत कातिल के साथ जा रही है। औरत को यहाँ से घसीटा नहीं जा रहा? मैंने पूछा। आदमी कितने हैं? आदमी सिर्फ एक है, उसने कहा। औरत अपनी मर्जी से जा रही है। उसने औरत का खुरा दिखाकर कहा, ये खुरा पहचान लें। इसके कदमों का फासला नापें। हर कदम का फासला एक जैसा है। रफ्तार तेज है। मर्द आगे है। हर कदम का फासला एक जैसा है। रफ्तार तेज है। मर्द आगे है। ये सबूत है कि औरत हंसी खुशी जा रही है। आगे ज़मीन पत्थर की तरह सख्त थी, जहाँ खुरा ढूंढना पड़ा। बूढ़े खोजी ने ढूंढ लिया। 1 मील तक खुरा गया और खोजी रुक गया। मैंने भी देखा कि वहाँ घोड़े के पाँव के निशान थे और इंसानी पाँव के भी। खोजी वहाँ बैठ गया और बड़ी ही गौर से इंसान की जूतियों के निशान देखने लगा। उसने सर उठाकर मुझे देखा और बोला, मारा गया। मैंने पूछा, कौन? उसने जवाब दिया, शहरी मारा गया। पीछे जो निशान हैं वो शहरी जूती के हैं। ये निशान देहाती जूतियों के हैं। मैं इन खुरों को पहचानता हूँ। जवानी से देख रहा हूँ। ये डाकुओं के खुरे हैं। मुझे शक है ये टंडल के आदमी हैं। मुन्ना बादशाह के भी हो सकते हैं। बहरहाल ये डाकू हैं। इसने खुरे और गौर से देखे और उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में छड़ी थी। छड़ी खुरों पर रख रख कर वो मुझे बताने लगा, उन्होंने औरत को पकड़ा है। औरत जिसके साथ थी, ये देखो। वो औरत को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा है। ये देखो, इसे घूसा पड़ा है या धक्का। वो यहाँ तक पीछे हटा है। गर्ज वो मुझे समझाता रहा कि यहाँ इस आदमी को डाकू मिल गए और उन्होंने इससे औरत छीन ली। वो इनसे लड़ता रहा और डाकू इसे साथ ले गए। मैंने इसे कहा कि यह आदमी भी डाकुओं का साथी हो सकता है। वो अकेले ही आशिक अली से औरत छीनकर यहाँ अपने साथियों से आ मिला होगा। खोजी ने कहा, नहीं, वो 16 आने शहरी है। यहाँ इसे डाकू मिले हैं और इससे औरत छीन ली है। खुरा बताता है कि यहाँ ज़बरदस्ती हुई है। और आगे गए तो जंगल और चट्टानें शुरू हो गईं। दरख्तों के झुंड घने थे। वहाँ बाज़ जगह बहुत ही खूबसूरत थीं। हरी घास भी थी। भंग के पौधे बेशुमार थे। हम जंगल में दाखिल हो गए। खोजी ने घास पर भी खुरा देख लिया, जो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आया। हम बहुत अंदर चले गए। खोजी एक जगह रुक गया। उसने मुझे घास दिखाई जो ज़रा दबी दबी सी थी। उसने मुझे ये घास गौर से देखने के लिए कहा, तो मैंने और ज़्यादा गौर से देखा। मैं समझ गया कि वो क्या कह रहा है। यहाँ लड़की पर मुजरिमाना हमला किया गया था। वहाँ से कोई 40 कदम आगे गए तो साफ पता चलता था कि यहाँ
गिरोह के आदमियों ने क़याम किया था। देसी शराब की 2 खाली बोतलें और बहुत सी हड्डियां पड़ी थीं। सिगरेटों के बहुत से टुकड़े बिखरे हुए थे। चूँकि ये साबित हो गया था कि लड़की को डाकू ले गए हैं, इसलिए आगे जाना बेकार था। मेरी समझ में यह आया कि आशिक अली राहत के साथ टांगे में फरार हो गया था, तो इसे अनवर ने देख लिया। उसने दूसरे टांगे में इसका ताक़ुब किया और यहाँ आकर इसे पकड़ लिया। अनवर के मुतालिक उसके घर से पता चला था कि घर से गायब है, और उसके माँ बाप से भी ये पता चला था कि वो कत्ल की धमकियाँ देता फिरता था। उसने राहत के बाप को कत्ल की धमकी दी थी, और राहत की माँ को उसने इतना दहशत ज़दा कर दिया था कि उसने इसे अपनी बेटी के साथ बंद कमरे में मिलने की इजाज़त दे रखी थी। इससे ये राय कायम की जा सकती थी कि अनवर में कत्ल करने की सलाहियत मौजूद थी। कत्ल पर डाकुओं का कोई खुरा खोज नहीं था। अब सोचना यह था कि अनवर और आशिक अली इस वीराने में किस तरह आ निकले। ये सुराग सिर्फ इस सूरत में मिल सकता था कि डाकुओं को पकड़ा जाए, लेकिन ये काम बेहद मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। इनका कोई एक ठिकाना नहीं होता था। आप ये सुनकर शायद हैरान हों कि इन पेशावर रहज़नों डाकुओं के साथ हम राब्ता कायम कर लिया करते थे। ये राब्ता ख़ास किस्म के मुखबिरों के ज़रिए होता था। इस काम के लिए खोजियों को भी इस्तेमाल किया जाता था। बाज़ वारदातों की सुराग रसानी में पेशावर गिरोह भी हमारी मदद किया करते थे। मैंने ये फैसला किया कि ये मालूम करूं कि ये किसका गिरोह है, और फिर इसके सरबराह से राब्ता कायम करके कहूं कि लड़की और लड़का मुझे वापस कर दे, क्योंकि ये दोनों कत्ल के मुजरिम हैं। ये ड्यूटी बूढ़े खोजी ने अपने ज़िम्मे ले ली। डाकू की मदद हासिल करने के लिए शर्त यह होती थी कि इन्हें धोखे से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसे वाक़यात भी हुए थे कि किसी पुलिस इंस्पेक्टर ने किसी डाकू को पैगाम देने या इससे मदद लेने के बहाने इसे गिरफ्तार कर लिया। थोड़े ही दिनों बाद पुलिस इंस्पेक्टर नामालूम अफराद के हाथों मारा गया। मैंने भी एक गिरोह के 2 अफराद को एक बार गिरफ्तार किया था। एक को सज़ाए मौत और दूसरे को 2 दफ़ात में 7-7 साल सज़ाए कैद दिलवाई थी। लेकिन ये धोखा नहीं था, ये मेरे एएसआई और 6 कांस्टेबलों का कारनामा था, जिसमें 2 कांस्टेबल गोलियों से ज़ख्मी हो गए थे। ये डाकू इस इलाके के मशहूर डाकू टंडल के एक गिरोह के अफराद थे। टंडल ने मुझे ये पेशकश की थी कि 20,000 रुपया नकद ले लूँ और जिस किस्म की लड़की की ख्वाहिश करूँ वो भी मुझे जितने अरसे के लिए चाहूँ पेश की जाएगी। मैं इसके दोनों आदमी छोड़ दूँ। ये दोनों इसके उस्ताद डाकू थे। मैंने ये पेशकश कबूल नहीं की थी। अब मुझे पता चला कि राहत और अनवर टंडल के कब्जे में हैं। ये इतला मुझे वारदात के तीसरे रोज़ मिली थी। बूढ़े खोजी ने टंडल को ढूंढ निकाला था। मैंने इसे घोड़ा मुहैया किया था। इनकी मुलाकात एक जंगल में हुई थी। मैंने टंडल को कभी देखा नहीं था। मुखबिर ने बताया कि बड़ा ही खूबरू और ज़बरदस्त जिस्म का जवान है। खोजी ने बड़ी मुश्किल से इस तक रसाई हासिल की थी। इसने टंडल को उसके जानने वाले एक आदमी के ज़रिए मेरा पैगाम भिजवाया था कि लड़की और अनवर मुझे वापस कर दो, ये मेरे मुल्ज़िम हैं। टंडल ये सुनकर खोजी से मिलने आ गया। उसने कपड़ों का एक बंडल बूढ़े खोजी को देकर कहा, ये अहमद यार खान को दे देना और उसे कहना कि तुमने मुझ पर कौन सा एहसान किया था कि मैं तुम्हें इतना कीमती माल वापस कर दूं, और उसे ये भी कहना कि मैंने मुफ्त काम करने को नहीं कहा था। मैंने वो कीमत पेश की थी जो तुम सारी उम्र ख्वाब में भी नहीं देख सकते थे। उसने ठीक कहा था। दूसरी जंग अजीम से पहले 20,000 रुपये आज के 1 लाख रुपये के बराबर थे। उसने ये भी कहा, अहमद यार खान को ये भी कह देना कि तुम्हारा सिख थानेदार और सिपाही वाकई दिले लोग हैं, जिन्होंने मेरे आदमियों का मुकाबला करके मेरे 2 आदमी पकड़े थे। मैं मलिक की ईमानदारी और बहादुरी की तारीफ़ करता हूँ। ये तोहफ़ा ले जाओ और इसे बता देना कि अब लड़की हमेशा के लिए मेरी हो गई है, और इसके साथ जो आदमी था इसकी लाश किसी रोज़ तुम्हें मिल जाएगी। बूढ़ा खोजी ये पैगाम लाया और कपड़ों का बंडल मुझे दिया। खोलकर देखा, इसमें राहत की कमीज शलवार और दुपट्टा था। मैंने ये कपड़े पहचान लिए। जिस रात वो भागी थी इस रोज़ उसने यही कपड़े पहन रखे थे। मेरी तबीयत में पोटोहार का उखड़पन था। मैंने तहैया कर लिया कि धोखे में पकड़ूं या मुकाबले में टंडल को ज़रूर पकड़ूंगा, खाक कितने अरसे बाद ही मौका मिले, इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं फौरी तौर पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था, क्योंकि बूढ़े खोजी की अपनी और इसके ख़ानदान की जान को खतरा
होना था। मैं अब ये सोच रहा था कि इस केस की क्या रिपोर्ट तैयार करूं। मुझे अब ये यकीन करना था कि राहत के साथ जो आदमी डाकुओं के हाथ लग गया था वो अनवर ही था, और मुझे ये भी मालूम करना था कि राहत, आशिक अली और अनवर इस वीराने में किस तरह पहुंचे। मेरा एएसआई 3 रोज से वो 2 टांगे ढूंढ रहा था जो इस वीराने में गए थे। शहर बहुत बड़ा नहीं था, बड़ी किस्म का कस्बा था। शहर में लाइसेंस याफ्ता टांगों की तादाद 193 थी। मेरे पूरे स्टाफ ने 3 दिनों में तकरीबन हर एक टांगे वाले से पूछ लिया, लेकिन किसी ने भी ना बताया कि वो इस वीराने में सवारी ले गया था। इससे मुझे शक हुआ कि कत्ल टांगे वालों के सामने हुआ है, इसलिए वो डर गए हैं। अनवर के घर से इसके मुतालिक पूछा तो पता चला कि वो अभी तक लापता है। टांगेबानों का एक नंबरदार था। मैंने इसे थाने बुलाया और कहा कि ये 2 टांगेबान ढूंढ दे। वो मुलजिम नहीं, गवाह हैं। अगर कल 12 बजे तक वो थाने में ना आए तो शहर के तमाम टांगों के लाइसेंस मनसूख कर दूंगा। इसके साथ ही मैंने तमाम कांस्टेबलों की ड्यूटी लगा दी कि वो तमाम टांगेबानों से कह दें कि कल सुबह लाइसेंस लेकर थाने आ जाएं और इन्हें खबरदार कर दें कि जो गैर हाजिर हुआ उसका लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। अगली सुबह थाने के सामने टांगे जमा होने लगे। कुछ देर बाद एक टांगेबान सीधा मेरे पास आया और कहने लगा कि एक टांगा मेरा था जो उस रात एक जवान लड़की और एक जवान आदमी को शहर से बाहर ले गया था। उसने इस टांगेबान का नाम भी बता दिया जिसका टांगा उसके पीछे गया था। मैंने दूसरे को भी पकड़ लिया। ये बेचारे डरते थे कि आनत जुर्म में धर न लिए जाएं। मैंने इन्हें तसल्ली तशफ़ी दी और यकीन दिलाया कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जिस टांगे में राहत एक आदमी के साथ, जिसके मुतालिक मुझे यकीन था कि अनवर ही था, बैठी थी, उसकी टांगेबान ने बयान दिया कि रात 9 और 10 बजे के दरमियान एक नौजवान लड़का और ने उसे रोका और शहर से बाहर चलने को कहा। मैंने इसे बैठने को कहा तो उसने एक तरफ हाथ से इशारा किया। एक दरख्त के पीछे से एक लड़की सामने आई और बहुत तेज तेज चलती टांगे में बैठ गई। वो आदमी इसके साथ बैठ गया। सामने से एक आदमी आ रहा था। वहाँ बिजली के बल्ब की रोशनी थी। मैं टांगा चलाने लगा तो वो बहुत तेजी से टांगे के सामने आ गया और मुझे कहा, रोको टांगा। वो पीछे गया। उसने शायद लड़की को पहचान लिया था। उसने लड़की से पूछा, राहत कहाँ जा रही हो? लड़की की जगह उसके साथी ने जवाब दिया, जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से गायब हो जाओ। और उसने मुझे कहा कि चलो भाई, तुम क्यों रुक गए? मैंने टांगा चला दिया। वो आदमी चंद कदम मेरे टांगे के पीछे चला। वो बार बार कह रहा था, देखो राहत, ये ठीक नहीं। और 2-3 बार उसने कहा, अनवर तुम भागो, कहाँ तक भागते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टांगे में बैठे हुए आदमी ने मुझे कहा, ज़रा तेज चलो ना यार, दुगने पैसे दूंगा। मैंने घोड़े को भगा दिया। आगे से एक खाली टांगा आ रहा था। मुझे आवाज़ सुनाई दी, ओए ठहरो। मेरी सवारी ने मुझे कहा, दोस्त मुंह मांगे पैसे दूंगा, घोड़े को खुला छोड़ दो। हमें कभी कभी ऐसी सवारी मिल जाती है जिससे हम मुंह मांगे दाम और इनाम ले लिया करते हैं। मैं समझ गया कि ये 2 जवान इस लौंडिया पर लड़ रहे हैं। खुदा की कसम, मैं यही समझ रहा था कि ये किराए की लौंडिया है या दोनों की सांझी दोस्त है, इसीलिए वो मुझे शहर से बाहर जाने को कह रहा था। मैंने पीछे देखा, दूसरा टांगा मेरे पीछे भागा आ रहा था। मेरी मर्द सवारी ने मुझसे पूछा कि आखिर बस कितने बजे शहर से निकलती है? मैंने बताया कि 10:30 बजे अड्डे से चलती है। उसने कहा कि हमें शहर से 2 मील दूर उतार देना, हम कच्ची सड़क पर जा रहे थे। पीछे वाला टांगा करीब आ गया था। मेरी सवारी ने घबरा कर कहा, टांगा सड़क से उतार लो, दाएं तरफ चलो। मैंने इसकी मजबूरी देखकर कहा, बाबू 20 रुपये लूँगा। लड़की ने इसी वक्त 10 रुपये के 2 नोट निकाल कर मेरे हाथ में दे दिए और कहा, और तेज चलो। मैंने टांगा इस वीराने की तरफ दौड़ा दिया। लड़की ने इससे पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? बस तो सड़क से मिलेगी। उसने जवाब दिया कि वो हमारे पीछे आ रहा है। मैं ज़रा इसे ठिकाने लगा लूँ, अगर सीधे सड़क पर गए तो वो भला हमें बस में बैठने देगा? मैं टांगा भगाते भगाते शहर से 2 मील दूर वीरान इलाके में निकल गया। दूसरा टांगा बिल्कुल करीब आ गया था। मेरा घोड़ा रह गया। इसकी रफ्तार सुस्त होने लगी तो मैंने कहा कि बस जनाब, इसे आगे नहीं जाऊंगा। मैंने टांगा एक तरफ करके रोक लिया। इस आदमी ने चाकू निकाल लिया। चांदनी में मुझे चाकू अच्छी तरह नजर आ रहा था।
खासा बड़ा चाकू था। उसने चाकू मेरी तरफ करके मुझे गाली दी और कहा, अगर ना चले तो कत्ल कर दूंगा। इतने में दूसरा टांगा मेरे करीब आ रुका। इसमें से दूसरे आदमी ने छलांग लगाई और मेरी सवारियों को ललकारा। मेरे टांगे से आदमी बाहर कूद पड़ा और उसने चाकू का वार किया। वो आदमी दौड़कर टांगों से परे चला गया। मेरे वाला आदमी इस पर झपट पड़ा। लड़की भी उतर गई। मैंने अपना टांगा मोड़ा और दूसरे टांगेबान से कहा, भाग जा यहाँ से भाई, ये मामला तो संगीन है। और हम वहाँ से भाग आए। दूसरे टांगेबान ने बयान दिया कि इसे एक आदमी ने रोका और कहा कि इस टांगे को पकड़ना है, जो मांगोगे दूंगा। मैंने इसे 25 रुपये मांगे और वो मान गया। मैंने घोड़ा दौड़ा दिया और इसे पूछा कि क्या किस्सा है। उसने जवाब दिया कि एक आदमी हमारे मोहल्ले की एक लड़की को भगाकर ले जा रहा है, इसे पकड़कर पुलिस के हवाले करना है। अगला टांगा कच्चे में उतर गया तो मैंने टांगा सड़क से उतारकर उसके पीछे डाल दिया। उस आदमी ने मुझे कहा, अगर इसे लड़की छीनने में तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें 50 रुपये अलग से इनाम दूंगा। मैंने सौदा कबूल कर लिया। बहुत दूर जाकर अगला टांगा रुक गया। मैंने अपना टांगा उसके करीब रोका। वो मेरे टांगे से कूदकर उतरा और मुझे कहा, आ जाओ दोस्त। और उसने ललकार कर कहा, आजा अनवर, अब देखता हूँ तुम भागकर कहाँ जाओगे। मैं अभी टांगे में से उतर ही रहा था कि दूसरे टांगे से एक आदमी निकला। शायद वही अनवर था जिसे मेरी सवारी ने ललकारा था। चांदनी बड़ी साफ थी। उसने चाकू का वार मेरी सवारी पर किया। मेरी हिम्मत ही ना हुई कि उसकी मदद करता। वो एक तरफ दौड़ा तो दूसरे आदमी ने उसे जा लिया और उसे चाकू पर चाकू मारने लगा। इस आदमी ने शोर शराबा किया, हाय हाय भी की। इतने में दूसरे टांगेबान ने अपना टांगा मोड़ा और मुझे पुकार कर कहा, भाग यहाँ से भाई। और हम टांगे मोड़कर वहाँ से भाग आए। मैं 50 रुपयों के लालच में अपनी सवारी से 25 रुपये किराया भी न ले सका। दोनों टांगेबानों के बयानों से मेरी और खोजी की राय सही निकली। मेरा ख्याल था कि लड़की को आशिक अली लेके जा रहा था, लेकिन वो तो अनवर था। उस वक्त आशिक अली थाने से घर जा रहा था। टांगेबानों के बयान के मुताबिक ये वही वक्त था जब मैंने आशिक अली को थाने से घर जाने की इजाज़त दी थी और उसे कहा था कि सुबह 9 बजे थाने में पहुंच जाना। मालूम होता है कि वो थाने से घर जा रहा था कि रास्ते में से अनवर और राहत टांगे में बैठे नजर आए। अनवर ने ये सोचा था कि अड्डे से बस पर सवार होने की बजाय वो शहर से बाहर बस रोककर सवार हो जाएगा, जहां इसे और राहत को कोई नहीं देख सकेगा। मालूम नहीं इनकी मंजिल क्या थी। आशिक अली कत्ल हो गया। राहत और अनवर को डाकू अपने साथ ले गए और टंडन ने मुझे जो पैगाम भेजा कि अनवर की लाश तुम्हें मिल जाएगी। अब कोई शक नहीं रह गया था कि आशिक अली के बाप को जहर राहत ने दिया और अनवर इसके जुर्म में शरीक था। राहत ने आशिक अली को अय्याशी का जरिया बना रखा था। वो दरअसल चाहती अनवर को थी। मेरा मसला यह था कि इन दोनों मुलजिमों को जिंदा पकड़ना था, जो बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता था। टंडल को पकड़ने के लिए मुझे पुलिस की ज़्यादा नफरी की ज़रूरत थी। मैंने अपने एएसआई को पास बिठाकर वारदात तफ्तीश और इस दौरान पैदा होने वाले हालात की तफसीली रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी। मैं ये रिपोर्ट हेडक्वार्टर को भेजकर वहाँ से काफ़ी मदद हासिल करना चाहता था ताकि टंडल को पकड़ सकूँ। दिन भर हम रिपोर्ट लिखते रहे। रात को मैं ज़रा जल्दी सो गया। कई दिनों की मुसलसल भाग दौड़ ने थका दिया था। कांस्टेबल ने जब मुझे जगाया तो सुबह के 5 बज रहे थे। वो मुझे इतला देने आया था कि एक लाश मिली है। मैं आंखें मलता हुआ क्वार्टर से दफ्तर की तरफ चला तो कांस्टेबल ने कहा, उधर नहीं मलिक साहब, इधर। वो मुझे थाने के अहाते से बाहर और फिर पिछवाड़े ले गया। वहाँ एक और कांस्टेबल खड़ा था और उसके करीब एक बोरी रखी थी। बदबू बता रही थी कि इसमें लाश है। इधर से गुजरने वाले एक आदमी ने जो बोरी के करीब खड़ा था बोरी देखी थी। बोरी का मुंह बंद था। उस आदमी ने हाथ लगाया और इसे बदबू भी आई तो उसने थाने में इतला दी। मैंने बोरी खुलवाई। अंदर से एक लाश निकली। उसके घुटने सीने पर थे और सर काट कर अलग रखा हुआ था। बोरी में से एक कागज़ निकला जिसका साइज बच्चों की कॉपी के कागज़ जितना था। भद्दे हरूफ में इस पर हिंदी ज़बान में मेरा नाम अधूरा सा लिखा हुआ था। मलिक यार खान को मिले। नीचे लिखा था, तुम्हारी अमानत वापस है, रसीद पर्चा नहीं चाहिए। इसको हमने सज़ा दे दी है। इसने कबूला है कि लड़की के खामिद को इसने लड़की के हाथ से जहर पिलाया था। फिर इसने लड़की को घर से भगाया है और रास्ते में एक और आदमी को कत्ल किया है। लड़की राजी खुशी है।
اس کا فکر تم مت کرو ٹنڈل۔ یہ لاش رات کے وقت ڈاکو رکھ گئے تھے۔ میں لاش تھانے لے گیا، انور کے باپ کو بلایا، اسے لاش کا چہرہ اس طرح دکھایا کہ میں نے اس کا کٹا ہوا سر اس کے کندھوں کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ اس کی ٹانگیں سیدھی نہیں ہو رہی تھیں کیونکہ اکڑ گئی تھیں۔ میں نے اوپر چادر ڈال دی تھی، صرف چہرہ ننگا رکھا۔ اس کے باپ کو یہ نہیں بتایا کہ سر الگ ہے۔ اس نے چہرہ دیکھا تو اچانک گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی۔ باپ جلد ہی ہوش میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ اس کے بیٹے انور کی لاش ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولا۔ یہ شخص 12-13 روز بعد بیان دینے کے قابل ہوا تھا۔ اس کا دماغی توازن بگڑ گیا تھا۔ ٹنڈل ڈاکو نے انور کی لاش بھیج کر اور لڑکی کو اپنے پاس رکھ کر مجھے چیلنج کیا تھا، جو میں نے قبول کر لیا اور تہیہ کر لیا کہ ٹنڈل کو اپنے ہاتھوں پکڑوں گا۔ میں نے پلان بنانا شروع کر دیا۔ ٹنڈل اور اس کے گروہ کی نقل و حرکت کی اطلاعیں دینے کے لیے مخبروں کا جال بچھا دیا۔ 2 مہینے بعد مجھے اطلاع ملی کہ ٹنڈل اپنے 7 آدمیوں کے ساتھ ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا۔ میں نے رات کے وقت 10 کانسٹیبلوں کی مسلح نفری سے چھاپا مارا، مگر معلوم ہوتا تھا کہ مخبری دوغلی ہوئی ہے۔ ٹنڈل کو اطلاع مل چکی تھی کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ بھاگ سکتا تھا، لیکن اس نے میرے مقابلے کے لیے مورچہ بندی کر لی تھی۔ اس نے گاؤں کا گھیرا مکمل ہونے ہی نہیں دیا۔ پہلی گولی اس کی طرف سے آئی، پھر دونوں طرف سے گولیاں چلیں۔ گاؤں کے اندر گئے تو ٹنڈل اور اس کے سارے آدمی نکل گئے تھے۔ اگر میرے ساتھ پنجابی اور پٹھان کانسٹیبل ہوتے تو میں ضرور کامیاب ہو جاتا، مگر میرے ساتھ صرف ایک مسلمان اور ایک سکھ کانسٹیبل تھا، باقی 5 ہندو تھے۔ اس کے بعد مجھے کوئی موقع ہی نہ ملا، کیونکہ 1 ہی مہینے بعد مجھے ایک لمبی اسپیشل ڈیوٹی پر دلی بھیج دیا گیا۔ یہ خونی ڈرامہ ایک بوڑھے آدمی کی خبیث کی وجہ سے کھیلا گیا، جس نے 10,000 روپے کے عوض نوجوان لڑکی سے شادی کی۔ وہ خود قتل ہوا، اس کا جوان بیٹا بھی قتل ہوا۔ ایک اور ماں باپ کا اکلوتا جوان بیٹا ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو گیا، اور وہ نوجوان لڑکی جسے کسی باعزت گھر میں آباد ہونا تھا، ہمیشہ کے لیے ایک ڈاکو کی دوست بن گئی۔